हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने वादा किया था उसी तरह से बायोस्टैट्स का आज हम वीडियो लेके आए हैं 2021। उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे 20। उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो 19 के क्वेश्चन और 18 के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि यार थोड़ा बहुत हम आपके लिए मेहनत करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आपको शायद बिल्कुल पूरी तरह से स्टैट्स ना समझ में आ रहा हो, हमसे नहीं समझ में आता, आप कहीं और जाकर देख सकते हो, बट ट्राई आप कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ये जो मैं आपको जो मैं आपको पावर पॉइंट पे पढ़ाता हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन्होंने पूछा है, विच टाइप ऑफ स्टडी इज बेस्ट suited for the initial evaluation of a rare disease। देखिए कंडीशन ये बोल रहा है कि आपके पास मतलब इनिशियल इवैल्यूएशन करना है किसी भी पॉपुलेशन में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अब ऐसी स्टडी हमें करना है जिसमें दो फिनोटाइप हो सकते हैं। कितने फिनोटाइप हो सकते हैं? दो फिनोटाइप। दो फिनोटाइप हो सकते हैं। दो फिनोटाइप मतलब कौन कौन से फिनोटाइप हो सकते हैं? दो। एक हो सकता है जिसमें जिसमें डिजीज हो, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें डिजीज ना हो। मतलब क्या है कि एक ऐसा होगा जिसमें डिजीज हो और दूसरा ऐसा जो कि नॉन डिजीज्ड होगा। ये दो फिनोटाइप होंगे। कहां पे होंगे? पॉपुलेशन में। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन में ऑब्जर्वेशनल स्टडी करेंगे जिसमें दो तरीके के पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन को दो तरीके से डिवाइड कर देंगे। एक जो कि डिजीज्ड वाला होगा और दूसरा नॉन डिजीज्ड वाला होगा। अब यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान देना है कि जब ये पूरी की पूरी ये स्टडी हम इसे बोलते हैं, तो इस कंडीशन में डिजीज्ड होने के जो फैक्टर हैं, डिजीज किस रीजन से हो रहे हैं, इसका भी हम लोग पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डिजीज्ड और नॉन डिजीज्ड दो कैटेगरी में, दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन को। फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि किसमें डिजीज्ड है, किसमें डिजीज्ड नहीं है, और इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करेंगे और इन दोनों में डिजीज्ड होने के पीछे का रीज़न पता लगाएंगे। दिस टाइप ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडीज। इस तरह की स्टडीज को हम बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडीज। बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन में है, मोड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द फार्मूला। देखिए, मोड, मीन और मीडियन, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी किसी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वो चाहे टिफर हो या फिर हमको लगता है हैदराबाद होगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आपने अभी तक मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली आपके बायोस्टैट्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रीज़न है कि इस चैनल पे अभी तक मोर देन 500 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं ऑलरेडी। मोड, मीडियन और मीन का एक एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला है जो इन तीनों में रिलेशन बताता है, एंड दैट फार्मूला इज मोड इक्वल टू 3 टाइम मीडियन, मोड इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। दैट इज अ फार्मूला।
ये यहाँ पे इन्होंने मोड करके पूछ लिया गया है, इसलिए ये वाला फार्मूला होगा मोड इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। बट मे बी ये कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 3 टाइम मीडियन इक्वल टू, अगर आपसे मीडियन पूछा जाएगा तो ये क्या लिखा होगा, 3 टाइम मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन। या फिर इसी में यह भी लिखा जा सकता है मीडियन इक्वल टू 1/3 मोड प्लस 2/3 मीन। कैसे भी यह इंपीरिकल फार्मूला बहुत जगह पूछा गया है, तो आप इसे हर तरीके से याद रखो। या यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। किसी भी रूप में आए आपको याद रखना चाहिए। अगर ये वाला फार्मूला याद है तो आप बाकी भी इसी तरह से बना सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि इफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज 90% सेंसिटिव। 90% सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आप 100% लोगों को बोल रहे हो कि वह डिजीज्ड है, हमने कहा कि 100% लोगों को आप बोल रहे हो डिजीज्ड है, और यह टेस्ट अगर 90% ही पॉजिटिव है, मतलब है सेंसिटिव है, मतलब 90% डेफिनेटली डिजीज्ड वाले होंगे जिनको ऑलरेडी डिजीज होगा। बट 10% इसमें से ऐसे होंगे जो कि आप डिजीज्ड कंसीडर कर रहे हो बट उनको डिजीज्ड नहीं होगा। आप कर रहे हो बट दे डू नॉट हैव अ डिजीज्ड, एंड दैट इज कॉल्ड अ फॉल्स निगेटिव रिजल्ट। मतलब 10% ऐसा होगा जिसको डिजीज्ड नहीं होगा बट आप कह रहे हो कि उसको डिजीज्ड है, तो दैट इज कॉल्ड अ फॉल्स निगेटिव रिजल्ट। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फॉल्स निगेटिव रिजल्ट, तो 10% इज द फॉल्स निगेटिव रिजल्ट। 90% को तो डेफिनेटली जो कि क्या है डिजीज्ड होगा, और वो आपका क्या दिखा देगा, डिजीज्ड ही दिखाएगा। बट 10% को डिजीज दिखा रहा है बट उसको डिजीज्ड है नहीं, ड्यू टू द लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट। यहां पे इन्होंने पूछा है व्हेन अ इन्वेस्टिगेटर यूज द डेटा विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड। देखिए, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करता है, मतलब क्या हो गया, ओन डेटा या ओन कलेक्टेड डेटा होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। बट अगर वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज करता है तो दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा। यहां पे पूछा था क्या कौन सा डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इन्वेस्टिगेटर यूज द ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा एंड दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पहले जो पहला तरीका वो मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल वैल्यू। तो इनका जो है, जो वैल्यू दे रखी है आपका 3, 4, 5, 3, 4, 6, 8 और 14, इसका आप मीन निकालो। और अगर आप इसका मीन निकालोगे, मीन जिसको हम x बार कहते हैं, दैट इज अ टोटल ऑफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और इसको आप डिवाइड करोगे तो
5 7 35। तो मीन हो गया आपका 7। अब इस मीन से हर एक जो डिजिट है, हर एक जो वेरिएबल है, वो कितना डेविएट, वो कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड अ डेविएशन। तो मीन से हर एक वैल्यू कितना दूर है उसे हम डेविएशन कहते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से डेविएशन निकालते हैं। तो डेविएशन क्या होगा, एक्स बार माइनस का एक्स, दैट इज अ डेविएशन। इन केस ऑफ फर्स्ट एक्स बार इज 7 और x is a 3 means that is a 4। सेकेंड के केस में 7 और 4 that is a 3, 7 and 6 that is a 1। बट अब है आपका 7 माइनस 8 मीन्स माइनस का 1 और 7 माइनस 14 मतलब हो गया माइनस का 7। आप अगर इसको ऐड करोगे तो 3 and 4 4 4 8, ये हो जाएगा आपका प्लस का 8, माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8, अगर इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बट हम आपको बता दें, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि द सम ऑफ डेविएशन जो होता है वो हमेशा 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ पॉजिटिव में जाएगा, कुछ निगेटिव में जाएगा, कुछ पॉजिटिव में जाएगा, कुछ निगेटिव में जाएगा। तो क्या है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। तो डायरेक्ट भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो बाकी ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको सेकंड तरीका बताऊंगा। पहला वाला बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो इसलिए सेकंड मैं बताऊंगा। क्या है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएशन इज 8.24। इफ द 3 ऑब्जर्वेशन इज 1 2 एंड 6 द अदर 2 ऑब्जर्वेशन, हम अज्यूम कर लेंगे कि दैट 2 ऑब्जर्वेशन इज ए एंड बी। अगर ये 2 ऑब्जर्वेशन ए और बी है तो चलो हम मीन निकाल के देखते हैं मीन कितना होगा। मीन होता है 1 2 6 प्लस ए प्लस बी। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका 5 और मीन इन्होंने दे रखा है 4.4। तो 6 7 8 9, तो 9 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20 और 2 22 दिस। तो ए प्लस बी इक्वल टू 22 माइनस 9। तो ए प्लस बी इक्वल टू 13। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड शुरू करो। ए और बी की वैल्यू 13 आनी चाहिए। 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 होता है। 4 and 9 दैट इज 13। 7 और 8 15 होता है और 8 और 5 आपका 13 होता है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, बचा है आपका अब ये दोनों। अब इन दोनों में कोई भी वैल्यू रखोगे आपका मीन 4.4 आएगा। चाहो तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ के लिए आपको क्या करना हो चाहिए, अब आपको वेरिएंस पे चलना चाहिए। वेरिएंस जो होता है उसका फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरिएंस का फार्मूला, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n सिग्मा एक्स बार माइनस एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बार इज अ मीन। चलो पहले हम इन तीनों की बात करते हैं। मीन आपका एक्स बार दे रखा है 4.4। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स माइनस का एक्स बार माइनस का एक्स ये निकालेंगे। एक्स बार है आपका 4.4 माइनस का एक्स है आपका 1, दैट इज कॉल्ड
3.4। यहाँ पे हम करेंगे x बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज 3.4 का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका 11.56। सेम 4.4 माइनस 2 इक्वल टू होगा 4.4 माइनस 2 इक्वल टू होगा 2.4 और 2.4 का स्क्वायर आपका होगा 5.76। फिर आता है 4.4 माइनस 6, इसको देखोगे तो ये आपका होगा माइनस का 1.6, माइनस का 1.6 का स्क्वायर होता है आपका 2.56। इसको ऐड कर लो, इनको जब ऐड करोगे तो ये आएगा 19.88। ये मैंने क्यों ऐड किया अभी मैं बताता हूँ। अब आपके पास बचा है सिर्फ एक बार ये डिजिट रखो, तो 4.4 माइनस का 4.4 माइनस का 4 इक्वल टू होगा 0.4 और 0.4 का स्क्वायर होगा 0.16 और दूसरा है 4.4 माइनस 9 क्योंकि दूसरा डिजिट है 9। ये आप करोगे तो ये आपका आएगा माइनस का 4.6, मतलब माइनस का 4.6 का स्क्वायर इक्वल टू 21.16। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 21.32 और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 41.2। अब इसके साथ ये निकालो 1/5 मल्टीप्लाई 41.2 इक्वल टू 5 से 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। तो 8.24 वेरिएंस आ रहा है जब आप 4 और 9 लेके चल रहे हो। तो ये तो कंफर्म आपका हो गया, लेकिन देख लो कंफर्म कर तो दिया पर सही है, इसके साथ क्रॉस चेक करो। 4.4 माइनस का 5 इक्वल टू होता है माइनस का 0.6 और माइनस का 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36 और 4.4 माइनस 8 होता है आपका माइनस का 3.6 और माइनस का 3.6 का स्क्वायर होता है 12.96। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 13.32। इसके अंदर जब हम 19.88 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 33.2। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6.64 आएगा, बल्कि आना चाहिए था 8.24, मतलब यह भी नहीं होगा। तो ये दो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शंस देख के। नहीं तो आप ये फार्मूला यूज करके सीधे फाइंड आउट कर सकते हो, बट उसमें आप चूंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं हो तो आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट दैट कि यू गो विद दिस मेथड। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा है मैरिटल स्टेटस ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंट इन विच वेरिएबल। पहली बात, मैरिटल स्टेटस में एक ये कंडीशन हो सकता है यस, दूसरा हो सकता है नो। इन दोनों के बीच में कहीं भी नहीं हो सकता, करेक्ट। तो मैरिटल स्टेटस को हम दो ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी डाटा को, किसी भी वेरिएबल को अगर हम दो ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं
या मोर देन 2 ग्रुप में रिप्रेजेंट करते तो उसे हम नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं। क्या रखना याद कि अगर हम किसी भी वेरिएबल्स को 2 ग्रुप मतलब ग्रुप्ड में 2 ग्रुप में या मोर देन 2 ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो देन हम कह सकते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को हम नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे पूछा इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। देखिए 2 कंडीशन होता है, नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन है कि एच नॉट को हम क्या करें, रिजेक्ट कर दें। एच नॉट को हम क्या करें, रिजेक्ट कर दें, और तब रिजेक्ट कर दे जब आपका एच नॉट इज ट्रू हो। एक ये कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन होता है एच नॉट को हम एक्सेप्ट कर ले, एच नॉट को एक्सेप्ट कर ले तब जब एच नॉट इज फॉल्स हो। अगर कंडीशन ये है कि एच नॉट ट्रू है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो इसे हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट एरर। वहीं पे अगर एच नॉट फॉल्स है और उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया तो दैट इज कॉल्ड अ टाइप 2 एरर। 2022 में टाइप 1 मतलब नल हाइपोथेसिस में कमी होने से कौन सा एरर होता है ये बातें करी गई थी। तो 2 तरीके की एरर होती है, ये मैंने डिस्कस कर रखा है पहले ही। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है कि टाइप 1 एरर पाया जाएगा अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं बल्कि वो ट्रू है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में डिफरेंस। अगर हम पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो पैरामेट्रिक डाटा वो डाटा होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। क्या होता है, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है मतलब डाटा नॉर्मल होगा या डाटा सिमेट्रिक होगा या डाटा बेल शेप्ड होगा। और जो भी डेटा इस तरह के होते हैं जो कि पैरामेट्रिक होते हैं उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स मेन रूप से वो होता है आपका स्टूडेंट टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, 2 वे अनोवा। बट जो भी डाटा हमारा जो है स्पेसिफिक पैरामीटर को स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है उसे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। अगर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम पता लगाते हैं तो हम सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन कैलकुलेट करते हैं। द रीज़न इज दैट कि मीडियन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यू, और इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम देखते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक डेटा के लिए जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं वो टेस्ट आपका है मैन विटने टेस्ट, फ्रेडमैन टेस्ट या क्रुस्कैल वैलिस टेस्ट। इन तीनों टेस्ट का यूज़ हम करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने के लिए, नॉन पैरामेट्रिक डाटा में टेस्ट लगाने के लिए। बट पैरामेट्रिक के लिए हम 1 वे अनोवा या टी टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें पूछा था नॉट यूज़, कौन सा यूज़ नहीं होता है नॉन पैरामेट्रिक में, तो 1 वे अनोवा इज नॉट यूज फॉर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा आपको मतलब 2 तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसे आप बिल्कुल सही से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका स्टैटिस्टिक्स इतना तेज नहीं है तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक चीज़ आप याद रखो, वो चीज़ है कि यहाँ पे बोला गया है कांस्टेंट 20 को, देखो यहाँ क्या क्या था, सब्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड एक्स। देखिए अगर हम सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें, अगर हम सब्सट्रैक्ट और ऐड करते हैं इन दोनों में से कुछ भी करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू को
तो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्या हमने बोला, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं या फिर हम जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यहीं पे अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा? चेंज बाय द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। जो कांस्टेंट वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करा होगा उस कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर से रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर है नॉट चेंज्ड। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, द रिग्रेशन मॉडल अ सिचुएशन इन विच द एरर टर्म्स इज सेम और कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसे हम बोलते हैं होमोसेडेस्टिसिटी। होमोसेडेस्टिसिटी इज द सिचुएशन इन विच द वेरिएंस जो होती है वो सेम या कांस्टेंट होती है ऑल द वैल्यू के लिए, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो वैल्यू है उनके लिए एरर जो है वो सेम या कांस्टेंट हो जाए तो उसे हम होमोसेडेस्टिसिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है और उसमें मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि उन्होंने कुछ और उसमें पूछा था, बट इसमें आपको ध्यान देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इवालुएट द सेफ्टी एंड टोलेरेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन अ हेल्दी वॉलेंटियर। जैसे ही आपसे यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि जहाँ पे हेल्दी वॉलेंटियर यूज़ किया गया हो और सेफ्टी और टॉलरेंस से रिलेटेड बात की गई हो तो वह आपका फेज़ 1 होता है। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट में हम हेल्दी वॉलेंटियर यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम फेज़ 2 की बात करेंगे तो फेज़ 2 में हम डिजीज्ड कंडीशन में पीपल को लेते हैं। फेज़ 3 में हम लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट लेते हैं और फेज़ 4 में हम फिर से जो है इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए चेक करते हैं। तो पहला फेज़ में होता है हेल्दी वॉलेंटियर हम यूज़ करते हैं और इस केस में हम सेफ्टी पर्पस से इसको चेक करते हैं और उसकी टॉलरेंस से रिलेटेड चेकिंग करते हैं। वहीं पे फेज़ 2 में हम ट्रीटमेंट से रिलेटेड चेक करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि ये ट्रीटमेंट डिजीज़ को कर रहा है या नहीं। फेज़ 3 में हम लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट पे चेक करते हैं और फेज़ 4 में हम लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट चेक करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। और दूसरी चीज़, जाके वीडियोस देखो, चाहे वो कोई भी PYQ क्यों ना हो, चाहे वो DBT हो, हैदराबाद हो, ICMR हो, जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड करी है ना, अगर तुमने हर एक वीडियो को देखा है ना तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें बताए हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। और डेफिनेटली 2020 के जो मैं इसका बायोस्टैट्स सॉल्व कराने वाला हूँ उसमें क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो मैंने बता रखे कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल आज ही का मीडियन मोड वाला जो था वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।